हेलो साथी, कैसे हैं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथी, हम लोग कंटिन्यू करें प्रीवियस क्लास। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने कोशिका अंग, जिसमें एक मेम्ब्रेनस वाला जो आए थे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया कोशिका संवाद, कोशिका अंग से ये बात करता है, ठीक है। और कैल्शियम के लेवल को नियंत्रण करता है, मेंटेन करता है। यहाँ तक बात हम लोगों ने कर लिया था। इसमें दो साइंटिस्ट आए थे। एक आया था गार्नियर, जिन्होंने कह दिया था अर्जिस्टोप्लाज्म, और उसके बाद आया था पोटर ने कहा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो खुरदुरा भाग था उसको हम लोग कह रहे थे सिस्टरनाई। सिस्टरनाई करता क्या है? सिस्टरनाई करता है, बोलिए, वो करता है आपका सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें जो होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स के आने जाने के लिए एक कैनाल होता है, एक रास्ता होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये क्या करता है कि कोशिका अंगों से संवाद करके कहता है कि अच्छा, तुमको किस चीज़ की कमी है? लिपिड्स की। फिसलन नहीं हो रहा है, छल नहीं रहा है, लो स्लिप कराओ, स्लिप मरवाओ। तो ये लिपिड प्रोवाइड करता है। लिपिड और प्रोटीन के बनाने की वजह से इसके दो पार्ट्स आ गए, दो बेटा बना। क्या नाम है? एक का नाम है चिकना और एक का नाम है खुरदुरा। चिकना का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक का नाम है, बोलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स तो बनाते ही बनाते थे। मैंने कहा था कि साथ ही आपको एक टॉपिक, नई चीज पता चला होगा, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कहते ही उसको जिसका यूज सेक्स डेरिवेटिव में काम आता है, यानी सेक्स क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस हार्मोन का रोल्स होता है उसे हम लोग स्टेरॉइड्स कहते हैं। जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन स्टेरॉइड्स हार्मोन्स है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सटा हुआ होता है गोल्गी बॉडीज, जो भी एक ही मेम्ब्रेन्स का होता है। गोल्गी बॉडीज का खोज किसने किया? बोलिए, कैमिलियो गोल्गी ने किया। चलिए उसके बाद गोल्गी बॉडीज का हम लोगों ने रोल कहा, रोल पढ़ा। क्या क्या पढ़ा कि गोल्गी बॉडीज करता क्या है? एक रोजोम सिक्रीट करता है, लाइजोजोम बनाता है, ठीक है ना। ये पैकिंग में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा यातायात पुलिस, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है गोल्गी बॉडीज को। और प्लांट्स में जब यही छरनुमा हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? बोलिए, डिक्टायोजोम। बहुत अच्छा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी होता है और किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास ही होता है, बस इसी के पास आसपास रहता है, ठीक है। चलिए, और एक और चीजें, अंडा में जो जर्दी बनता है, योग बनता है, कौन बनाता है? गोल्गी बॉडीज ही बनाता है। लाइजोजोम्स, लाइजोजोम्स भी आपको गोल्गी बॉडीज ही बनाता है। परोक्सिजोम्स जो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब माइक्रो बॉडीज पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये भी बनाता कौन है? गोल्गी बॉडीज। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इसका खोज किसने किया? डेडुबे ने। कहाँ खोजा? चूहे की लीवर में, चूहे के लीवर में। बहुत अच्छा। चलिए, इसके पास डिफरेंट टाइप्स के इंजाम्स होते हैं, 50 डिफरेंट टाइप्स इंजाम होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि ये अपने ही कोशिका को नहीं कुछ मिलता है तो फट जाता है। अच्छा, तुम नहीं दोगे? नहीं देखते छोटा बच्चा को जब कोई चीज बिकने वाला होता है और उसे आप नहीं लेकर के दो तो कहता अच्छा नहीं दोगे, लो तोड़ ही देंगे, फोड़ देंगे। बस उसी तरह का काम करता है लाइजोजोम्स। अच्छा, कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, लो फट जाओ। फटने के बाद पूरे को आग लगा देगा, ले तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, सब डैमेज हो जाओ। काम नहीं कर रहे हो तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो जल के राख हो जाओ, क्योंकि लाइजोजोम के पास एक आग है, उस आग की तपिश से कोई बच नहीं पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने साथी वैक्यूल्स की बात किया। वैक्यूल्स के काम होता है, मेन काम होता है टर्जिडिटी, यानी स्फीति प्रोवाइड करना, टफनेस प्रोवाइड करना। वैक्यूल्स जो है इसको कहा जाता है, यानी ये कोशिका अंग तो है लेकिन इसको जो है कोशिका अंग नहीं माना गया है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है, यानी सेल सैप जो है वो डेड है। क्या है? डेड है। तो इसकी वजह से इसको कोशिका अंग के रूप में नहीं जाना जाता, क्योंकि मेम्ब्रेना जो है लिविंग है लेकिन इसके अंदर भरे हुए मटेरियल नॉन लिविंग है इसके वजह से, लेकिन फिर भी आउटर लेयर के लिविंग होने की वजह से इसको कोशिका अंग मान लिया गया है, ये बात मान के चलिएगा। वैक्यूल्स के जो चारों तरफ से घेर के रखता है उसको हम लोग कहते थे टोनोप्लास्ट। यहाँ तक रिकॉल जो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको चलते चलते हम लोगों ने एक रिवीजन भी कर लिया साथ ही, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मजा आ रहा होगा क्लास में, है ना। टोनो यानी वैक्यूल्स के ये याद रखिए कि 3 बेटा होता है। क्या होता है? 3 बेटा। एक बेटा का नाम होता है, बोलिए, एक बेटा का नाम होता है फूड वैक्यूल, जो मेनली पाया जाएगा प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा में आने वाला जो भी होगा, ठीक है, प्रोटिस्टा में आने वाला जो भी होगा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे जो होंगे आपका फूड वैक्यूल्स वाला होगा। वही बात कर ले हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमीबा में पाया जाएगा, जो फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता
सब वैक्यूल्स प्लांट्स में पाया जाएगा, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स में न्यूक्लियस एक जगह फिक्स क्यों नहीं होता है और एनिमल में न्यूक्लियस एक जगह फिक्स होता है, तो इसका एक ही आंसर है, क्योंकि पौधे के पास सैप वैक्यूल्स है, एनिमल के पास सैप वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, जिस कारण इसमें प्लांट्स में रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिका मन विचलित होता है जब देखते ही होंगे, जब ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी ऑप्शन मिल जाता है तो दिमाग घोर हो जाता है, क्या करें, इसको चुने उसके चुने। अगर मान लो बैठे हो और आपके सामने कई तरह के डिश लगा दिया जाए खाने पीने का सामान, तो आप भूल जाओगे या कंफ्यूज कर जाओगे कि इसको उठाएं या इसको उठाएं। निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाता है, चूजिंग ऑप्शन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो सब वैक्यूल्स के बात रखना था माइंड में। वैक्यूल्स का खोज किसने किया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया, एवी लीवेनहुक ने किया। ठीक है, 1676 में। अब आती है कहानी किसकी, कोशिका अंग के। ये चारों के चारों क्या थे, सिंगल मेम्ब्रेनस था। एक और सिंगल मेम्ब्रेनस है माइक्रोबॉडी, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है ना, अभी हम पढ़ने वाले हैं दो मेम्ब्रेनस वाला, डबल मेम्ब्रेनस वाला। वो कौन कौन, याद रखिए, कोशिका अंग तो है जो हमारा क्लास आज का है, क्या है, कोशिका अंग। कैसा वाला, डबल मेम्ब्रेन वाला, दुई झिल्ली वाला। एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, और एक है आपका प्लास्टिड्स, क्या है, प्लास्टिड्स। और एक है आपका, बोलिए, न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये तीनों के पास जो है, तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, अपना डीएनए है। अपना डीएनए होने के कारण, अपना डीएनए होने के कारण इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस। मतलब क्या होता है कि अपना डीएनए अगर कोई सब्सटेंस नहीं भी देगा, राइबोसोम भी इसके पास आ जाता है जो प्रोटीन बनाने का काम कर देता है। तो अगर इसके पास न्यूक्लिक सब्सटेंस नहीं भी मिलेगा तो भी अपना काम ये निकाल लेगा। इसका मतलब ये सेमी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की तरह, यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तरह रोल अदा कर रही है। सेमी गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ना ही 100% प्राइवेट है और ना ही 100% गवर्नमेंट है, नहीं सरकारी रूल फॉलो हो रहा है कंप्लीटली और ना ही प्राइवेट रूल फॉलो हो रहा है, बीच में अटका हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला बात है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा, यानी हमारा स्टार्ट होने वाला है कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, चलो आइए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। फिगर से ही क्लियर हम लोग करेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम भी है क्या, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये आपके रहा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए यहीं से हम लोग फिगर को क्लियर करेंगे और पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। चलिए ये जो है ये कहलाता है बाहरी लेयर, क्या कहलाता है, बाहरी लेयर माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, चलिए ये है अंदर का लेयर, आंतरिक लेयर, इनर लेयर, इनर मेम्ब्रेन लेयर कह लीजिए, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। दो मेम्ब्रेनस हो गया। ये जो खुरदुरा खुरदुरा देख रहे हैं, खुरदुरा खुरदुरा, इसको कहा जाता है क्रिस्टाई। क्या कहा जाता है, क्रिस्टाई कहा जाता है। क्रिस्टाई जो करता क्या है, ये सरफेस एरिया को, सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है, सतह क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, तो सबसे पहला पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है। क्या है, पहला पॉइंट लिखिए, इसके पास डबल झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलिए क्या इसके पास अपना डीएनए है, हाँ बिल्कुल अपना डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए है।
ये लुक लाइक अ प्रोकैरियोट की मैंने बैक्टीरिया ही की तरह काम कर रहा है। इसके पास जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो कितनी संख्या में होता है? 70s होता है, ये याद रखिएगा। एक बार दरोगा के एग्जाम में पूछ दिया था और मैक्सिमम लोग गलती कर गए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने राइबोसोम्स होते हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने 80s मार दिया था। तो याद रखिए आप, 70s राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? 70s राइबोसोम्स होता है। उस समय मैं क्लास में ले करके था और मैं लिखा करके था, तो मैक्सिमम बच्चे ने जो मुझसे पढ़े थे उन्होंने आंसर 70s किया था, ठीक है, और लोग 80s। अमूमन बातें हैं कि लोगों को समझ में आया कि ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80s ही पाया जाता था, यानी 80s और 70s दोनों पाया जाता है यूकैरियोटिक में, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s। याद रखने का तरीका, जो भी डबल मेम्ब्रेनस वाला है, डबल मेम्ब्रेनस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, इसमें होगा 70s। क्या होगा? 70s। प्लास्टिड्स में भी कितने? 70s। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कितने? 70s होगा। चलिए ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने किया, तो खोज मैं यही लिख देता हूं, इसकी खोज जो है बेंडा ने किया। क्या किया? बेंडा ने किया। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हम लोग जो फूड खाते हैं इससे एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो यही जो है एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन में मदद करता है। तो आप लिख सकते हैं ये वायवीय श्वसन में मदद करता है, वायवीय श्वसन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये बात रखिएगा माइंड में, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही एनर्जी बनाती है, और एनर्जी किस फॉर्म में? हम लोग के शरीर में जो एनर्जी करेंसी है उसका नाम है एटीपी। क्या नाम है? एटीपी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लीजिएगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को कहा जाता, एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। जो बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछेगा साथी, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का शेप फिक्स होता है? नहीं, ये डिपेंड किस पे करेगा? तो हाँ, जो जितना फुर्तीला होगा, जो जितना तेज होगा, जो जितना वर्क करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें उतना ही ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ सेल्स पे। और नंबर ऑफ सेल्स जो है, जो जितना एक्टिव होगा, जो जितना वर्क करेगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही ज्यादा होगा। तो आप लिख सकेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पे। किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ सेल्स पे, ठीक है। जिसमें जितना ज्यादा सेल होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही ज्यादा होगा तो उतना ही क्या करेगा? वो काम कर सकेगा। इसलिए आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा से अगर कोई काम दो तो नहीं कर पाते हैं, और वही काम बड़ा कर लेता है, क्योंकि बड़ा और छोटे के रेस्पेक्ट में बात करें तो छोटे के पास है सेल कम, इसलिए एनर्जी लेवल कम है, और बड़े के पास सेल है ज्यादा, इसलिए एनर्जी लेवल ज्यादा है। क्योंकि एनर्जी लेवल ज्यादा कहने का सेंस ये हुआ कि सेल ज्यादा होने से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ज्यादा है। बात समझ में क्लियर आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है सेल पे, फंक्शन पे, आप कितने एक्टिव है। आप जितने एक्टिव होंगे उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक्टिव होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जितना ही एक्टिव होगा आपका शरीर उतना ही एनर्जेटिक होगा। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज भी करिए, समय मिले तो योगा, आपको जो लगे समय तो उसको थोड़ा 5-10 मिनट अपने शरीर पे जरूर दीजिए, है ना, योगा के रूप में या एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है साथी। पढ़ाई भी जरूरी है, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, और बोरिंग फील होने लगे तो क्लास देखते देखते क्या करिए आप, थोड़ा सा इसको भी कर लीजिए ताकि इसका भी एक्सरसाइज हो जाए, है ना, कुछ इस प्रकार, है ना, कुछ इस प्रकार करेंगे तो इसका एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जरूरी है थोड़ा सा, क्या है ना, बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये सारे के सारे फैक्ट थे किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वायवीय श्वसन में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम है 70s राइबोसोम है, इसके पास अपना डीएनए होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोजोमल ऑर्गेनेल्स, ऑटोजोमल ऑर्गेनेल्स। और एनर्जी बनाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम आता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको नाम पड़ेगा दूसरा, क्या पड़ेगा? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? ऑफ द सेल, कोनो दिक्कत? बोलिए। नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है, तो साथ लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई लिख लीजिएगा। ये 1 से लेकर के 1.4 माइक्रोन होता है, 1.4 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोमीटर लिखिए,
लंबाई जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की 1 से 1.4 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे, जो आपका इनर है, इनर लेयर, इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एंजाइम पाया जाता है। ये मैट्रिक्स क्या रखता है? एंजाइम। कैसा एंजाइम रखता है? तो दो तरह के एंजाइम रखता है। एक एंजाइम का नाम पड़ता है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के लिए, और एक एंजाइम जो है क्रेब साइकिल के लिए। क्रेब साइकिल किसको कहते हैं? क्रेब साइकिल उसको कहते हैं, क्रेब साइकिल उसको कहते हैं जब कोई ग्लूकोज टूट करके, जब कोई ग्लूकोज टूट करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्रेब साइकिल, ठीक है। क्रेब्स का मतलब ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी बनेगा। ये काम कहां होगी? ये काम होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्रेब साइकिल कोई नई ब्लॉक का नाम नहीं है। ये आप भले आप 10th के अंदर नहीं पढ़े होंगे, 12th के अंदर नहीं पढ़े होंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। 11th के अंदर भी नहीं कोई पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां नई नई टर्म आएगी मैं वहां आपको क्लियर करते चलूंगा। बस ईमानदारी से आप सुनते चलिए और क्लास को करते चलिए। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करिए। आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम का, जिस एग्जाम को आप छूना चाहे, जिस एग्जाम को आपको मन करे कि क्वेश्चन उठा ले, इन केसेज की अगर पूरी क्लास आप देख लेंगे तो आपके भाई बंधु अगर नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका भी आप टेस्ट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे टर्म में दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। बस शर्त है कि लेक्चर को कंप्लीट सुन लिया जाए, तभी जाकर के आपका एक बेसिक आधारभूत समझ हो जाएगी बायोलॉजी की, ठीक है। फिर जब केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री की समझ आएगी, फिर फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स की समझ में आएगी। एक भी टर्म आपका छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। जिस एग्जाम के क्वेश्चन उठाए आप बनेगा, इजिली बनेगा, आसानी पूर्वक बनेगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोसोमल नाम क्यों पड़ा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोसोमल नाम इसलिए पड़ा कि इस पे जो है न्यूक्लियस का प्रभाव आंतरिक रूप से अंदर की ओर नहीं पड़ता है, बाहर पे पड़ता है। यानी पूरे सेल का जो कंट्रोलिंग होता है न्यूक्लियस के पास ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भाग पे न्यूक्लियस का प्रभाव नहीं होता है, बाहर का प्रभाव होता है, बाहर में प्रभाव होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑटोसोमल। ये भी बात याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि ऑटोसोमल क्यों नाम पड़ा, तो ऑटोसोमल ऑर्गेनेल्स इसलिए नाम पड़ा इसका। ऑटोसोमल कहीं लिखे क्या? नहीं लिखे, तो यहां पे लिख देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया पे न्यूक्लियस का जो प्रभाव होता है, न्यूक्लियस का प्रभाव अंदर नहीं बाहर होता है, इसीलिए इसको बोला था ऑटोसोमल। क्या कहा था? ऑटोसोमल, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, साइज भी क्लियर हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। लिखा हो क्या? नहीं लिखा? हाँ लिखा हो, यहां पे है पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत अच्छा। इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स पे, जो जितना एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो रहा होगा। इसीलिए एक्सरसाइज करिएगा। देखते हैं एक रेसलर को, उसके पास क्या होता है? एक्टिव होता है, और एक्टिव होने से उसके पास एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए रेसिंग जरूरी है, समझना भी जरूरी है ना। ठीक उसी प्रकार मोहब्बत भी जरूरी है, बिछड़ना भी जरूरी है। तो बिछड़े तो याद आया क्या? छोड़ो, आगे क्यों नहीं सुनाएंगे। आइए आगे बात कर ले हम लोग प्लास्टिड्स की। किसकी बात करेंगे? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है स्पेशल और स्पेशल किसमें पाया जाता है बताइए? प्लास्टिड्स पाया जाता है पौधा में, और पौधा में पाए जाने के कारण ही, ठीक है, पौधे रंग बिरंगा होता है। तो ये लिखिएगा, मेनली पाया जाता है पौधा में, पौधा में, ठीक है। चलिए इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो लिख लीजिए डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। चलिए डबल मेम्ब्रेन, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक की तरह अपना डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम कितने होते हैं? तो आप लिखिए इसमें राइबोसोम, इसमें भी 70s राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम कितना? 70s। चलिए क्लियर हुआ यहां तक। अब आते हैं, बात करते हैं कि प्लास्टिड जो है कितने पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो प्लास्टिड्स को पिगमेंट के आधार पे, है ना, वर्णक के आधार पे प्लास्टिड्स को 3 भागों में बांटा गया, और ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग लिखा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए? प्लास्टिड्स को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। एक का नाम पड़ा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहा गया हरित लवक। क्या कहा गया? हरित लवक। एक को कहा गया क्रोमोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट, और एक को कहा गया ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा गया? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, आखिर क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्या है क्रोमोप्लास्ट और क्या है ल्यूकोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का मतलब यह होता है हरा कलर। क्या होता? हरित हरा कलर, हरा रंग का होता। क्यों होता हरा रंग का? इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता? क्लोरोफिल पाए जाने के कारण, क्लोरोफिल पाए जाने के कारण यह हरा होता। क्लोरोफिल के साथ ही साथ इसके अंदर एक धातु होता है, उस धातु का नाम होता है मैग्नीशियम। तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम धातु भी पाया जाता है। जिस प्रकार हम लोगों में होम्योग्लोबिन होता है, उस होम्योग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, Fe धातु। ठीक उसी प्रकार क्लोरोफिल जो है प्लांट्स का, पौधा का ब्लड पिगमेंट है, और इसमें एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है, मजा आ रहा? चलिए, ये इसको कहा जाता है ब्लड पिगमेंट। क्या कहा जाता है? प्लांट्स का ब्लड पिगमेंट। आदमी का नहीं, मानव का नहीं, किसका? प्लांट्स का ब्लड पिगमेंट है। चलिए, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? कभी कभी पूछ देगा कि क्लोरोप्लास्ट का टर्म किसने दिया है, तो क्लोरोप्लास्ट का खोज जो है एक्सचिम्पर ने किया था। एक्सचिम्पर ने किया था 1888 में। ठीक है, एक्सचिम्पर ये पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक, चलिए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में और क्या बात रखना है? तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट के अलावा कोई दूसरा पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गया, यानी कैरोटीन कह लीजिए या जैंथोफिल कह लीजिए, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कैरोटीन, कैरोटीन नहीं, जैंथोफिल। अगर पाया भी जाएगा तो कम पाया जाएगा, पाया भी जाएगा तो कम पाया जाएगा। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है ये रंग बिरंगा है। क्या है? ये रंग रखने वाला है, ये रंग बिरंगा है, रंग बिरंगा। रंग बिरंगा होने से क्या होगा? तो रंग बिरंगा होने से कैसा कैसा रंग होता है? तो सबसे पहले जानिए कि इसके पास जो पाया जाता है पिगमेंट, वर्णक, वर्णक कौन होता है? कैरोटीन, कैरोटीन पाया जाता है। जैंथोफिल, जैंथोफिल पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए, कैरोटीन और जैंथोफिल पाए जाने के कारण इसका जो कलर होगा, मेनली याद रखिए रॉय। क्या याद रखिए? रॉय। R फॉर रेड, लाल। O फॉर ऑरेंज, नारंगी। और Y फॉर येलो, पीला। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पत्ती का रंग पीला होता है, किस वजह से? पत्ती का रंग पीला जो होता है, येलो, यानी जैंथोफिल, कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। यानी कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं पत्ती में, जिस कारण पत्ती का रंग पीला होता है। ठीक है, ठीक एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? तो हल्दी का रंग पीला कैरोटिनॉइड्स के ही वजह से होता है साथी। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसे आसानी से चुरा लीजिए। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट के होने से पौधे में क्या फायदा होगा? क्रोमोप्लास्ट का काम है रंग देना। फूल होगा रंग बिरंगा, पत्ती होगा रंग बिरंगा, तो इंसेक्ट क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और हमेशा देखते हैं कि जो भड़काऊ दिखता है, जो जिसमें लचक होता है, जिसमें सुंदरता होता है, ठीक है, लोग का अट्रैक्शन, लोग का आकर्षण उसी के तरफ होता है। तो पौधे जब रंग बिरंगा दिखेंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट को। क्यों? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशन के लिए, परागकण के लिए। परागकण होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे। ठीक है ना, हम 2 हमारे 2 का नारा लगेगा। फिर जब डेवलप हो जाएगा लोगों के थिंकिंग, तो फिर होगा हम 2 हमारे 1। फिर और विकास में जाएगा तो कहेंगे हम 1 हमारे 1। उसके बाद और डेवलप लोग जब होंगे तो एक नारा देगा। क्या देगा? बोलिए। न तुम हमारे न हम तुम्हारे, तुम वहीं रहो मैं यहीं रहूं। इस तरह से भी, लेकिन डर है ऐसा नारा हो सकता है। लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो ठीक है, समझ में आया। तो रेड, ऑरेंज, येलो ये पाया जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। और इसके रंग बिरंगे होने से फायदा है क्या? पॉलिनेशन, परागकण में मदद करेगा। जब पॉलिनेशन होगा, या हो सकता है पॉलिनेशन भी हो, और दूसरा अट्रैक्टिव चीज है तो जानवर भी क्या होगा? इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसके पत्ती को खाएगा, इसके फल को खाएगा। और इसके फल से हो सकता है उसमें बीज चला जाए, तो बीज वो जाएगा जानवर जहां, वहां पे क्या करेगा? स्टूल आउट करेगा, तो वहां पे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पॉलिनेशन यानी इसके रंग बिरंगा होने से बीज भी क्या होगा? इधर उधर होगा, विचलित होगा। तो आप कह सकते हैं बीज भी इधर उधर होना, बीज इधर उधर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है साथी? तो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस। ये याद रखिएगा, इसका कोई रंग नहीं।
रंगलेस है, रंगलेस है, रंगलेस है, ये कलरलेस, कलरलेस है। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस या व्हाइट, ल्यूको मतलब कलरलेस या व्हाइट होता है। तो इसका काम क्या है? इसका मेन काम है स्टोरेज करना। क्या करना? स्टोरेज करना, संचारित करना, भंडारित करना, रखना। किसको किसको रखता है? कार्बोहाइड्रेट को रखता है। किसको रखता है? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, और किसको रखेगा? प्रोटीन को। और किसको रखेगा? फैट को। ठीक है, चलिए फैट को। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा ना, तो उसको कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। तो ये बात में रखिएगा थोड़ा सा माइंड में, एमाइलोप्लास्ट। क्या कहेंगे? एमाइलोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। अगर कहेगा कि ल्यूकोप्लास्ट जो है प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, तो प्रोटीन को स्टोर करने वाले को क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? एलिमोप्लास्ट, मोप्लास्ट। ठीक है, और वही बात करेगा अगर कि फैट को स्टोर करने वाले को क्या कहेंगे? एलिरोप्लास्ट। ये है हमारा प्रोटीन स्टोर करने वाला, एलिरोप्लास्ट है, एलिरोप्लास्ट। और फैट स्टोर करने वाले को क्या बोलते हैं? एलायोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट कहते हैं, एलायोप्लास्ट। एलायो मतलब तेल, एलायो मतलब तेल। यानी जो फैट को स्टोर करेगा उसको हम लोग एलायोप्लास्ट कहेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट को करेगा उसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट कहेंगे, और जो प्रोटीन को करेगा एलियोप्लास्ट कहलाएगा। तो साथ ही यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोला जाए। चलिए, तो प्लास्टिड्स ये जो है सिर्फ और सिर्फ पौधे में पाया जाता है, और इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मजा आ रहा? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट हो रहा? चलो, यानी प्लास्टिड्स के कितने बेटा? 3 बेटा। क्या नाम है? एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहा जाता है हरित लवक, और एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन और जैंथोफिल पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। पाया अगर जाएगा तो कम पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसका मेनली काम होता है स्टोरेज करना। तो ये पाया कहाँ जाएगा? ये जर में पाया जाएगा, स्टेम में पाया जाएगा, जहाँ स्टोरिंग का काम होता है, स्टोरिंग का काम होता है, वहीं पे पाया जाएगा ही। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट पे। कुछ और क्वेश्चन बनता है तो हम लोग आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्या आते हैं? क्लोरोप्लास्ट पे। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। क्लोरोप्लास्ट का कभी लंबाई पूछ देगा, क्या पूछेगा? लंबाई पूछेगा, इसकी चौड़ाई पूछ देगा। तो आइए हम लोग क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा देख ले इमेज, या प्लास्टिक्स को ले लेते। आते हैं प्लास्टिक देखते हैं, उसी से और क्लियर करेंगे। प्लास्टिड्स लीजिए, आ गया प्लास्टिड्स। ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट ही कह लीजिए ना इसको। इसको लेंगे हम क्लोरोप्लास्ट ही। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। चलिए ठीक है, आइए मुख्य बातें याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्या क्या बात याद रखना? सबसे पहले कभी कभी पूछ देता है, चूंकि एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ है, तो पूछ देगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है। क्लोरोप्लास्ट की लंबाई, क्लोरोप्लास्ट की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई। तो लंबाई याद रखिए आप, लंबाई जो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर। क्या होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। और वही चौड़ाई की बात कर ले तो चौड़ाई जो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। चौड़ाई कितनी? 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये रखना था थोड़ा माइंड में याद। जनरली जो होता है क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका में एक होता है। जैसे अगर बात की जाए क्लेमाइडोमोनस, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अलग यूनिसेलुलर ही है क्लेमाइडोमोनस, उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट? एक। लेकिन उसी में एक सवाल भी है, यूनिसेलुलर ही है लेकिन उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट? उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है 20 से लेकर के 40 तक होता है। थोड़ा सा अपवाद की तरफ जा रहा है। तो एक है हमारा क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, इसमें होता है 1 क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? 1 क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसी में है अलगा सवाल। क्या है? अलगा, अलगाई, जिसको अलगा सवाल कहते हैं, इसमें होता है 20 से 40, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट। याद रखने का तरीका, एक आख मूवी में डायलॉग था, क्या था? माय नेम इज लखन। किस मूवी का डायलॉग है?
माय नेम इज लखन किस मूवी का डायलॉग है? तो क्लेमाइडोमोनास में 1, अलगा में 2, 20 से 40 है, ठीक है, 20 से 40 है, 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, माई इज लखन, है ना, ये एक मूवी में डायलॉग है। चलो ठीक है, तो ये याद रखना है, किसमें? अलगा में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लेमाइडोमोनास में 1 होता है। ये थोड़ा सा माइंड में रखना था। कभी कभी क्लोरोप्लास्ट का शेप पूछ देगा, तो ये शेप रिबन लाइक भी होता है, तो आप लिख सकते हैं इसका आकार पूछेगा कभी कभी, आकार, तो ये रिबन लाइक भी होता है, रिबन की तरह, ये ओवल की तरह भी होता है, अंडाकार भी होता है, ठीक है, स्प्रिंग की भी तरह होता है, स्पाइरल भी होता है। ये थोड़ा रखिएगा माइंड में, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है ये लाइन, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। एक देखिए यहां पे स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में जो पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होगा? प्लास्टिड के ही द्वारा। प्लास्टिड के किस भाग के द्वारा? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्योंकि वो ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर होने के कारण सनलाइट को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एक पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ये क्या करता है? ये सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य की प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? ये इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, ये मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। चलिए यहां रखिए, आइए यहां पे स्ट्रोमा के पास जो होता है एक एंजाइम्स होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला एंजाइम्स। कौन बनाने वाला? एंजाइम्स। इसके पास जो एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम्स का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? एंजाइम का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, हाइड्रेट बनाता है, ये थोड़ा सा मान में रखिए। और यहीं पे होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा के पास क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ऑब्सेंस ऑफ सनलाइट में जो रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं आप, तो एक फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में, और एक फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के एब्सेंस में। तो लाइट के ऑब्सेंस वाला में जो होता है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, और ये डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो याद रखिए डार्क रिएक्शन यही होता है, ठीक है। चलिए दूसरा बात क्या याद रखना है? थैलाक्वाइड, और ये पूरा जो ये पार्ट्स है इसको कहते हैं, जो घेर के रखे हुआ है इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। तो ग्रेना जो होता है यहां पे लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन। बस ये मुख्य बातें थोड़ा सा याद रखना था अपने लेवल। और इसको जो एक क्वाइन की तरह सिक्का नुमा जो अरेंजमेंट होता है, सिक्का नुमा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग, यानी स्ट्रोमा जो सिक्का नुमा अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं थैलाक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड कहते हैं। बस आगे कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द इनफ आपके लेवल के अनुसार, यानी आप जनरल के एग्जाम के हिसाब से जो तैयारी करना चाहते हैं ये इनफ है, सफिशियंट है, ठीक है। जहां जरूरत लगेगा कि जहां क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे ये नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका लंबाई चौड़ाई वाला, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ये नया क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये भी आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया? ये आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्सचिम्पर है, मैंने बता ही दिया है, एक्सचिम्पर, ठीक है। चलिए 1888 में। डार्क रिएक्शन कहां होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। बाकी फिर हम लोग जब न्यूट्रिशन पोर्शन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग डेप्थ में जाएंगे। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आइए अब इसके बाद जो है हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, यानी इसी क्लास के अभी अंत में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ ले किसको? राइबोसोम्स को पढ़ ले। किसको पढ़ ले? राइबोसोम्स को पढ़ ले। क्योंकि न्यूक्लियस को पढ़ेंगे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल वगैरह आएगा, क्रोमोजोम आएगा, क्रोमैटिन आएगा, सेंट्रोजोम्स आएगा, तो उसको हम लोग एकदम क्लियर करते हुए निकल देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग के पास कोशिका अंग है कि कौन सा? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका अंग है, ठीक है। चलिए राइबोसोम, कोशिकांग दोनों इंग्लिश में लिखा गया। राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, जो मन करे। चलिए कौन खोजा इसका? खोजा कौन? प्लेड, जी प्लेड, ठीक है। चलिए राइबोसोम जो है इकलौता ऐसा कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी पाएगा, बिल्कुल, ठीक है। ये आप लिखेंगे, ये इकलौता कोशिका अंग है, इकलौता, इकलौता कोशिका अंग है, कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक
दोनों में पाया जाता है, दोनों में। प्रोकैरियोटिक में कितना, प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकैरियोटिक में कितना 70sb और 80sb। 70s का ऑर्डर क्या है 50, बोलिए, प्लस 30, और 80s क्या है 60 प्लस 40, 60s प्लस 40, ठीक है ना। चलिए 60s प्लस 40, 70 क्या है जोड़ लीजिए 50 प्लस, ठीक है 50 प्लस 30s, कोई दिक्कत। चलिए यहां तक नहीं होना चाहिए दिक्कत। आइए हम लोग पहले राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आते हैं। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में आते हैं। क्या है राइबोसोम्स, थोड़ा देख लें कैसा होता है। चलिए ये है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ये राइबोसोम को कहा जाता है न्यूक्लिक प्रोटीन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक प्रोटीन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बने होते हैं, ये रखता है क्या प्रोटीन, प्रोटीन तो बनाता ही है ये, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन प्लस आरआरएनए, आरआरएनए, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लिक प्रोटीन। क्या कहा जाता है न्यूक्लिक, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह, जीवाणु की तरह ये भी हो गया। और इकलौता राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। राइबोसोम का खोज किसने किया, तो अभी आपको बताया मैंने, क्या प्लेड। राइबोसोम्स का दूसरा नाम भी है क्या, हाँ प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाएगा कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्या कोई राइबोसोम का भी फैक्ट्री है, तो राइबोसोम का फैक्ट्री है। यहां पे थोड़ा रख लीजिए, इसका फैक्ट्री का नाम है, इसका फैक्ट्री कौन है, इसका फैक्ट्री है निकुलियोलस। कौन है, निकुलियोलस, ये याद रखिए, निकुलियोलस राइबोसोम का फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। इसके कितने संख्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता ही। इकलौता है राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में, दोनों में। प्रोकैरियोटिक में कितना ओनली 70s, ओनली 70s, यूकैरियोटिक में कितना 70sb और 80sb। एस आपको माइंड में आ रहा होगा कि एस क्या है, तो एस जो है यूनिट्स है। एस क्या है, तो यहां एस लिखिएगा, एस जो है यूनिट्स है, यूनिट्स है किसका, इसका नाम है, यानी साइंटिस्ट खोजा था स्वेडबर्ग, 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 एस फॉर स्वेडबर्ग, यानी साइंटिस्ट, यानी स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं इसको। ये है क्या, ये एक्चुअली में ये है कि इसको मान लो कि 70s वाले, और चूंकि यूकैरियोटिक में 70s भी है और 80s भी है, अगर मान लेते हैं हम 70s को तोड़ लो, ये 50 प्लस 40 है, और 80s को जोड़ लो, ये 60 प्लस 40 है, सॉरी 50 प्लस 30 है, ये 70 50 प्लस 30, और 80 क्या है 50 प्लस 40। इसको जब मिलाओगे, मिलाइएगा तो बताइए सेटल, जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, जो भारी होगा वो नीचे बैठेगा। तो सबसे पहले कौन बैठेगा, 60 वाला, उसके बाद 50 वाला, उसके बाद 40 वाला, उसके बाद 30 वाला। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि सेडिमेंटेशन जो यूनिट है, यानी एस जो है एक्चुअली में सेडिमेंटेशन से आया है, सेटलमेंट से आया है, बैठने से संबंधित आया है। तो आप कह सकते हैं कि एस जो है कहां से आया है, सेडिमेंटेशन। यानी आप कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट रूप से ये चेक किया जा रहा कि कौन भारी है और कौन हल्का है, ठीक है, कौन भारी है और कौन हल्का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे चेक हो रहा है डेंसिटी का, इससे चेक हो रहा है किसका, बोलिए, कोशिका के साइज का, राइबोसोम के साइज का, और इसके डेंसिटी घनत्व का चेक हो रहा है इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन, एस फॉर सेडिमेंटेशन कह लीजिए, बैठने की क्षमता, या स्वेडबर्ग यानी साइंटिस्ट ने दिया है। तो एस फॉर पूछ देगा आपसे कि राइबोसोम में जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर, यानी एस किसके लिए है, तो माइंड में रखिएगा ये सेडिमेंटेशन से है, बैठने से संबंधित है। तो ये राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है, निकुलियोलस है, ठीक है, भी क्लियर। राइबोसोम का खोज किसने किया, प्लेड ने किया। राइबोसोम को निकुलिक प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन प्लस आरआरएनए से को कंपोज करता है। और प्रोकैरियोटिक एक ऐसा
राइबोसोम्स है एक ऐसा कोशिका अंग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकैरियोटिक में 70 और 80s। 70s से भी यूकैरियोटिक में पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में। तो अब क्वेश्चन गलती नहीं करिएगा क्योंकि दरोगा के एग्जाम में पूछ दिया था और मैक्सिमम विद्यार्थी ने गलती किया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, बोलिए, आगे बात करते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब कोशिका है तो कोशिका का कंकाल भी होगा। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा एक टर्म आ जाता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो बस सिर्फ हेडिंग डाल लीजिए साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल, बस कोशिका का कंकाल। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं, ये जो है इसका मेन काम होता है आकार देना। मेन फंक्शन जो होता है इसका, कार्य जो होता है, कार्य आकार देना, सहयोग करना, ठीक है, आकार देना, सहयोग करना और घूमने में मदद करना, घूमने में मदद करना, घूमने में मदद करना। ठीक है, चलिए मोटिलिटी, जिसके घूमने में मदद करने वाले सिलिया और फ्लैजेला का रोल आएगा, सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए दूसरा बात पूछ देगा कि साइटोस्केलेटन जो है कोशिका कंकाल, ये बने किसके होते हैं? तो याद रखिए ये बने होते हैं प्रोटीन के, ये बने होते हैं प्रोटीन के, ये बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ये कोशिका कंकाल था। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं अंदर में, एक चीज यहां पे क्लियर कर लीजिएगा राइबोसोम के बारे में। अगर राइबोसोम्स के बारे में आपसे पूछे कि इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो आप कहिएगा राइबोसोम जो होता है नो मेम्ब्रेनस, इसमें नो मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, नो मेम्ब्रेन, इसमें झिल्ली नहीं होता है, ये झिल्ली लेस होता है, ये झिल्ली लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, सेंट्रोजोम राइबोसोम झिल्ली लेस है, झिल्ली लेस है। सेंट्रोजोम और राइबोसोम दो हमारे पास है, एक राइबोसोम हम अभी क्लियर कर लिए, एक आएगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो सिर्फ और सिर्फ जंतु में पाया जाता है, इसमें भी जो होता है नो मेम्ब्रेन, इसमें भी नो मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए ये आगे पढ़ेंगे हम, जस्ट इसके आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, साइक्लोस्केलेटन कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसी में आ गए, राइबोसोम पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ने के बाद साइटोस्केलेटन पढ़ लिए, साइटोस्केलेटन के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, चलिए अब आ जाते हैं सेंट्रोजोम में। क्या आ जाते हैं? सेंट्रोजोम में। सेंट्रोजोम जिसको हिंदी में कहा जाता है तारक काय। क्या कहा जाता है? तारक काय। क्या होता है तारक काय? तारक काय क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जंतु में पाया जाता था। सबसे पहले कहेगा आपको कि सेंट्रोजोम का खोज किसने किया था, लिख लीजिए पहले, खोज किया बॉवेरी ने। क्या नाम है साइंटिस्ट का? बॉवेरी, बॉवेरी ने खोजा। ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम है बॉवेरी। तारक काय क्या है? ये कोशिका अंग जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कोशिका अंग है, कोशिका अंग। जिस प्रकार प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पौधे में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सेंट्रोजोम जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जंतु में पाया जाएगा। कोशिका अंग है, जंतु में पाया जाता है, जंतु में सिर्फ। ठीक है, चलिए और क्या लिखेंगे? सेंट्रोजोम के अंदर जो होता है दो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो लिखेंगे एक सेंट्रोजोम के अंदर, एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। अब सेंट्रियोल्स क्या करेगा नहीं करेगा इसकी हम फंक्शन बताएंगे आपको। सेंट्रियोल्स होते हैं चमकता हुआ सितारा। ठीक है, चमकता हुआ सितारा है। चलिए दूसरा बात कि आपसे पूछेगा कि सेंट्रोजोम करता क्या है, तो सेंट्रोजोम जो है कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है ना, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, विभाजन में मदद करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। ये याद रखिएगा। एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल्स? दो सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? अब आइए सेंट्रियोल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स की बात कर लेते हैं। क्या सेंट्रोजोम्स के पास मेम्ब्रेन होता है? नहीं होता है। जिस तरह से राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है,
उसी तरह सेंट्रोजोम में भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहां पे लिख लीजिए इसके पास, बता तो दिया ही हूं लेकिन फिर भी लिख लीजिए इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं, नो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा कि सेंट्रियोल्स क्या करता है। सेंट्रियोल्स जो है करता क्या है, तो सेंट्रियोल्स जंतु के अंदर बनाने का काम करता है। सिलिया और फ्लैजेला के पहले शरीर बनाता है, क्या करता है, शरीर बनाता है। तो पहले लिख लीजिए सेंट्रियोल्स का दो काम, जंतु कोशिका के अंदर बेसल बॉडी का निर्माण करेगा, क्या करेगा, बेसल बॉडी का निर्माण करेगा, सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला के शरीर का निर्माण। फ्लैजेला किसका बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, शरीर का निर्माण करेगा, का निर्माण। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये करेगा, ठीक है, ये स्पाइंडल फाइबर बनाएगा, क्या करेगा, धागे नुमा जेनेटिक मटेरियल को बनाने का, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। स्पाइंडल फाइबर बनाएगा, ये स्पाइंडल फाइबर, धागा नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन हम इसको बात करेंगे जब ये कोशिका विभाजन नहीं हुआ है तब जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा क्रोमेटिन। जब कोशिका विभाजन हो जाएगा तो वही क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। बस इसके बाद ही जस्ट हम आने ही वाले हैं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, पेशेंस रखिए, है ना, पेशेंस रखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए अब आइए सेंट्रियोल्स बनता कैसे है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स बना कैसे, तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल्स को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी लुक लाइक का कुछ इस प्रकार होता है। आपसे यूं कहा जाए कि आप जो है मार्केट जाइए और मार्केट से 27 पाइप लाइए, क्या लाइए, 27 पाइप लाइए, और 27 पाइप को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि प्रत्येक को 3-3 पाइप मिले। तो आप कितने जगह अरेंज करेंगे, बिल्कुल 9 जगह अरेंज करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार आप लीजिए एक माटिए पाइप है आपका, 9 जगह सबको देना है, कितना, 3-3, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लीजिए, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है, सब सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पे है ना, सभी के सभी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए इसको दे दिए आप 3, ये दे दिया 1 2 3, 1 2 3, इसको भी दे दिया 1 2 3, इसको भी दे दिया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलिए ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट है, क्या है, सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट है। बीच में हमारा है, तो अब बताइए आपने 27 पाइप खरीदा और प्रत्येक को 3-3 पाइप दे दिया, तो क्या आपके पास कुछ बचे, नहीं बचे। तो यानी 3-3 पाइप का अरेंजमेंट हो गया, यानी एक व्यक्ति को कितने मिले, 3 पाइप मिले, तो ये कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो आप कह सकते ए और सी का लिंकेज होता है, क्या होता है, ए का सी से कनेक्ट करना है। तो ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रियोल्स में, सेंट्रियोल्स, बस थोड़ा सा हेडिंग डालिएगा क्योंकि आपको कहीं लिखा रहता है 9+0 9+2 अरेंजमेंट, बस उसी को समझाना है। तो क्या इसके बीच में कोई जगह बचा, नहीं बचा। तो इसका मतलब हमने 9 जगह बंटवारा किया, सेंटर पे कुछ नहीं आया, सेंटर पे कुछ नहीं आया, तो 9+0 अरेंजमेंट हुआ। ये क्या कहलाएगा, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो है एक साइकिल देखोगे, तो साइकिल के ये हमारा मान लो कि क्या है, बीच वाला, जिसको हब कहते हैं, और ये स्कोप है, क्या है, स्पोक जिसको कहते हैं, स्पोक, ये रेडियल स्पोक है, 9 रेडियल स्पोक बन गए, क्या बन गए, 9 रेडियल स्पोक बन गए, स्पोक साइकिल देखें। और ये बीच में है जो जिसपे टाइट है, जिसके कारण नचेगा, उसको हम लोग कहते हैं हब, क्या कहते हैं, ये हब है, पहिया वाला। इसी को कभी कभी कह देता है, क्या कह देता है, लकड़ी का पहिया, लकड़ी का पहिया, यानी सेंट्रियोल्स कुछ लकड़ी के पहिया की तरह दिखता है, लकड़ी के पहिया की तरह दिखता है। ठीक है, ये जो लिंकेज है कैसा है, ए को सी से कनेक्ट करना है, ए को सी से, तो आप कह सकते हैं कि ए सी लिंकेज होता है, क्या होता है, ए से सी लिंकेज होता है। बस ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। 9+0 अरेंजमेंट कैसे हुआ, चूंकि स्पाइनल यानी पाइप लाया गया, उस पाइप यानी कुछ सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, उसको 27 पाइप लाया गया, जिसमें से 3-3 का अरेंजमेंट कराया गया। तो वहीं पे यानी 7 जगह 9 जगह बढ़ गए, 27 पाइप है, एक को 3 देना है, तो 9 जगह बढ़ गए, तो 9 बीच में हमारा कुछ नहीं बचा, तो उसने हमारा अरेंज हो गया कितना, बोलिए, कुछ नहीं, हाँ, चलिए
ए और सी, 3 जगह बटा 1 को 3 मिला, ए और सी से हमारा लिंकेज कराना है। चलिए, तो ये मेन बात याद रखना है। दूसरी बात आपने कहा कि सेंट्रियोल जो है सीलिया और फ्लेजेला को बनाने का काम करता है, सीलिया और फ्लेजेला बनाने को काम करता है। तो यहां पे साथी एक बात रखिएगा माइंड में, 1 2 3 3 लेयर है, इसीलिए इसको बोला था ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा था? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी सेंट्रियोल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। चलिए, सेंट्रियोल जो है सीलिया और फ्लेजेला का निर्माण करती है। सेंट्रियोल्स किसका निर्माण करती है? सीलिया और फ्लेजेला का निर्माण करती है। तो आइए लिखिए, सेंट्रियोल्स किसको बनाया? सीलिया एंड फ्लेजेला का निर्माण करेगी। ठीक है, कैसे करेगी? तो इसमें भी आपको लाना है 20 पाइप मार्केट से। कितना पाइप लाना है? 20 पाइप लाइए मार्केट से, और उसको 9 जगह देना है। तो कितने कितने देंगे आप? बिल्कुल 2 2 को देंगे। ठीक, 9 जगह बांट दीजिए आप इसको। 4 5 6 7 8 9, 9 जगह बट गए। चलिए, 9 जगह बांटे आप, कितना कितना दिए होंगे? 2 2 दिए होंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी सेंट्रियोल्स का रोल फ्लेजेला बनाने में। ठीक है, तो अब बताइए सेंटर पे कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा, बिल्कुल। क्या बचेगा? आपने 18 यूज कर लिया, बचा 2, तो इसका मतलब 2 सेंटर में आएगा। तो यानी अरेंजमेंट जो हो गया, आपने कितने जगह बांटा? 9 जगह। कुछ बचा क्या? हाँ बचा। कितना बचा? 2 बचा। कहां गया? सेंटर के पास। 9 + 2। तो जब सीलिया और फ्लेजेला का केस होता है तो उसमें सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट जो होता है 9 + 0 होता है, सॉरी 9 + 2। ये याद रखिए, सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट। सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट किसमें? सीलिया और फ्लेजेला में। तो कहीं कहीं आ जाता साथी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 9 + 2 सीलिया और फ्लेजेला में सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट है। और लिंकेज की बात करें तो इसको बोलिए ए और बी, ये हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी हमारा लिंकेज क्या होगा बताइए? लिंकेज होगा हमारा ए से बी कनेक्ट। तो आप लिख सकेंगे ए बी लिंकेज। क्या है? ए बी लिंकेज है। कोई दिक्कत आया? ए बी लिंकेज, बस सीलिया और फ्लेजेला के रोल में। ठीक है, सीलिया और फ्लेजेला के रोल में। यहीं पे एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? सेंट्रियोल्स में जब सीलिया और फ्लेजेला का निर्माण होता है तो यहां पे एटीपी को तोड़ने के लिए, एटीपी को तोड़ने के लिए एक एंजाइम्स होता है। एटीपी को तोड़ने के लिए एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है डायनिन। क्या नाम है? डायनिन। डायनिन एक एंजाइम्स होता है इसके पास, एंजाइम्स, एंजाइम्स होता है। उस एंजाइम्स का नाम होता है डायनिन। क्या नाम होता है? डायनिन। ये करता क्या है? ये एटीपी को तोड़ता है। क्या तोड़ता है? एटीपी को तोड़ता है। एटीपी को तोड़ने के लिए इसके पास एक एंजाइम होता है, एटीपी को तोड़ता है, जिसका नाम होता है डायनिन। इसीलिए इसको बोला जाता है एटीपीएज। क्या कहा जाता है? एटीपीएज। एज मतलब एंजाइम है। किसके तोड़ने के लिए एंजाइम है? एटीपी को तोड़ने के लिए एंजाइम है। ये याद रखिएगा कि जब सेंट्रियोल्स सीलिया और फ्लेजेला का निर्माण किया तो उसके पास कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी को तोड़ता है? तो उसका नाम है डायनिन। डायनिन एटीपीएज या एटीपेज कह लीजिए। एटीपी को तोड़ने का काम एंजाइम का नाम है डायनिन। याद रहेगा, भूल जाएंगे। तो सीलिया और फ्लेजेला में सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट 9 + 2, ट्रिप्लोब्लास्टिक में सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट 9 + 0। बस याद रखना है 2 बार। क्या याद रखना है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये है डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर में है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक 9 + 2 अरेंजमेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक 9 + 0 अरेंजमेंट। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां से हम लोग का रोल आता है कहां पे? बोलिए। अब आएगा रोल किस में? रोल में हमारे पास आएगा, एक है जिसको हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? माइक्रोबॉडीज। तो उसको हम लोग क्लियर कर ले। यहां तक क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन छूटेगा आपसे? बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तो साथ ही हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए माइक्रोबॉडीज में, किस में आ जाए? माइक्रोबॉडीज। चलिए, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज नथिंग, माइक्रोबॉडीज कुछ है ही नहीं। ये जो है छोटा मोटा एक थैली नुमा होता है। क्या होता है? छोटा मोटा एक थैली नुमा होता है जिसका मेन काम होता है एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रखता है। स्पेशल टाइप का एंजाइम्स रखता है जो एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो आइए माइक्रोबॉडीज को देख लीजिए। माइक्रोबॉडीज कुछ है नहीं। चलिए यहां पे रखिए माइक्रोबॉडीज, लीजिए। ठीक है, माइक्रोबॉडीज।
कुछ नहीं है। इसके बारे में क्या लिखेगा, ये एक छोटा थैलानुमा है, छोटा थैलीनुमा है, थैलीनुमा। इसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए ये क्या करता है, ये स्पेशल एंजाइम्स रखता है। क्या रखता है, ये स्पेशल एंजाइम्स रखता है, ये रखता है स्पेशल एंजाइम है, स्पेशल एंजाइम रखता है, एंजाइम रखता। उस एंजाइम का क्या नाम है साथी, उस एंजाइम का नाम है परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम 3 एंजाइम रखता है। दूसरे का क्या नाम है, एस्फेरोजोम, एस्फेरोजोम। और तीसरे का क्या नाम है, ग्लाइऑक्सिजोम। क्या नाम है, ग्लाइऑक्सिजोम। परऑक्सीजोम जो है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाएगा, लेकिन एस्फेरोजोम और ग्लाइऑक्सिजोम ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा, ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। चलिए, एस्फेरोजोम एंजाइम्स है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पौधे का लाइजोजोम्स। क्या कहा जाता है, पौधे का लाइजोजोम्स। अगर आपसे पूछ दे कि पौधे का लाइजोजोम्स किसको कहा जाता है, तो पौधे का लाइजोजोम जो है एस्फेरोजोम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्फेरोजोम को कहा जाता है। ये पौधे का लाइजोजोम है। क्या है, पौधे का लाइजोजोम्स, लाइजोजोम्स है। जिस तरह से लाइजोजोम्स एनिमल में काम करता था वैसा ही काम पौधे में करेगा, यानी पौधे का लाइजोजोम्स। आप याद रखिए, एस्फेरोजोम्स को ही हम लोग पौधे का लाइजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, जैसा काम उसका था वही काम यहां है। दूसरा याद रखिएगा, एस्फेरोजोम का पौधे के अंदर क्या काम है, एस्फेरोजोम का काम होता है लिपिड को स्टोर करना। तो ये हमारा लिपिड लेयर है। क्या है, लिपिड लेयर है, लिपिड को स्टोर करना, लिपिड का स्टोर करना, स्टोर करना। बस मुख्य बात याद रखिए। चलिए, ग्लाइऑक्सिजोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, सभी पौधा में नहीं पाया जाएगा, उस पौधा में पाया जाएगा जिससे तेल निकलेगा, यानी तेलीय सीड्स, ऑयली सीड्स में पाया जाएगा। ये ऑयली प्लांट्स हो गया, ऑयली सीड्स या तेल वाला प्लांट्स, तेल वाला जो पौधा है, तेल वाला प्लांट्स उसी में पाया जाएगा ये पौधा में। ठीक है, इसका काम होता है ऑयल से शुगर में कन्वर्ट करना। क्या करना, ऑयल से शुगर में कन्वर्ट करना। ग्लाइऑक्सिजोम ऑयल से शुगर। ठीक है, चलिए, परऑक्सीजोम प्लांट्स और एनिमल दोनों में है। प्लांट्स में ये क्या काम करेगा, तो प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, जिसको आप C2 साइकिल कहते हो, क्रेब साइकिल। C2 फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। ठीक है, एनिमल में क्या करेगा, तो याद रखिए ये एनिमल में जो है यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में निर्माण करता है। एनिमल परऑक्सीजोम यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। यहां माइक्रोबॉडीज एक स्पेशल एंजाइम्स रखता है, 3 तरह के एंजाइम्स रखता है। एस्फेरोजोम, एस्फेरोजोम को प्लांट्स का लाइजोजोम्स कहा जाता है, और ये लिपिड्स को स्टोर करता है। क्लियर। दूसरा है आपका ग्लाइऑक्सिजोम, जो सभी पौधे में नहीं, जिसमें तेल का होगा, तेल निकलेगा, उसी में क्या पाया जाएगा, ग्लाइऑक्सिजोम, और इसका काम होता है ऑयल से शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है। तीसरा परऑक्सीजोम, ये पौधे और एनिमल दोनों में पाए जाएंगे। पौधे में परऑक्सीजोम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, और एनिमल्स में यूरिक एसिड यानी यूरिक सब्सट्रेट्स के काम कर सकते हैं आप। ठीक है, या यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, उपापचय। ठीक है, चलिए अब आता है हम लोग का लास्ट, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल, सारे चीज हो गए। अब हम लोग बात कर ले ब्रेन ऑफ सेल की। किसकी बात करेंगे, ब्रेन ऑफ सेल की। आइए ब्रेन ऑफ सेल ले लेते हैं हम लोग। ये भी हमारा डबल मेम्ब्रेनस है, सारे सेल का कंट्रोलर ब्रेन ही है। न्यूरॉन, न्यूरॉन न्यूक्लियस, आ जाइए ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस। आइए इसको हम लोग बात करें न्यूक्लियस पे, हटाते हैं यहीं पे। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए यहां पे न्यूक्लियर इन्वेलप है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो बने होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोजोम्स के बने होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल क्षेत्र है उसी को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किसका फैक्ट्री है, बोलिए, राइबोसोम्स का। यस। तो सबसे पहले बात जानिए कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है ब्रेन ऑफ सेल। क्या नाम है, ब्रेन ऑफ सेल। चलिए इसको खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन खोजा, रॉबर्ट ब्राउन खोजा। ठीक है, चलिए दूसरा बात याद रखिए कि एक साइंटिस्ट और आते हैं
जो न्यूक्लियस के अंदर ने एक केमिकल सब्सटेंस देखा जिसमें डाई यानी डाई डालने से उसका कलर चेंज हो जाता था, उसको कहा गया क्रोमेटिन। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है जिसमें डाई डालने से वो कलर चेंज कर लेता है। ये बात बताया था एक साइंटिस्ट, इसका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। तो इसका मतलब यहां एक साइंटिस्ट और आता है इसमें, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। इसने खोजा क्रोमेटिन को। किसको? क्रोमेटिन को। क्या था क्रोमेटिन? इस पे हम लोग डाई जब डालते थे तो इसका कलर चेंज हो जाता था। और डाई जनरली हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन हमारा बेस है। क्या? हिस्टोन हमारा बेस है। इसमें हिस्टोन डालने पर, क्या डालने पर? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन डालने पर इसका रंग बदल जाता था, रंग बदल जाता था। हिस्टोन प्रोटीन एक बेस है। क्या है? क्षार है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? क्षार है, बेस है। रंग बदल जाता। ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आइए, दूसरा बात याद रखना है इसमें, इसके जो होते हैं हमारे पास, ये आउटर लेयर होता है और ये इनर लेयर होता है। न्यूक्लियर पोर का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर पोर का मतलब छेद है, न्यूक्लियस के अंदर छेद है जिससे क्या जाएगा? आरएनए प्रोटीन का आना जाना होगा, यानी निकलेगा भी और जाएगा भी, बाय डायरेक्शनल होगा। तो आप न्यूक्लियर पोर से लिख सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन का आना जाना होगा, प्लस प्रोटीन का आना जाना, आना और जाना। चलो ठीक है, आगे भी कुछ? आना और जाना किस में? बाय डायरेक्शन में होगा कि सिंगल डायरेक्शन में? बाय डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ ही चुके हम लोग। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ भरे होते हैं उसी को हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ जो होता है, पदार्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस, इसको कहा जाता है राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री जो न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल नुमा होता है। चलो, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है? तो क्रोमैटिन एक धागे की तरह होता है। धागे की तरह होता है। जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तब जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन से पहले है, कोशिका विभाजन से पहले, विभाजन से पहले क्रोमैटिन। और कोशिका विभाजन के बाद जो है, विभाजन के बाद क्या हो जाएगा? विभाजन के बाद क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। चलो, इसके पास यानी डीएनए के, न्यूक्लियस के पास जो है डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए को कहा जाता है आनुवंशिक पदार्थ। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी पदार्थ। इसको लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। इसके अंदर पाया जाता है जीन। जीन को कहा जाता है आनुवंशिकी यूनिट, आनुवंशिक का इकाई। हेरिडेटी यूनिट किसको कहते हैं? जीन को कहते हैं। इसको कहा जाता है आनुवंशिकी, आनुवंशिकी इकाई, आनुवंशिकी इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो होता है 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम के 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होता है। तो लिख लो, 4 तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। एक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है मेटासेंट्रिक। क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है? यानी ये सेंटर है, ये P और मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो A और B बराबर साइज में होगा। यानी जितना हाइट ऊपर है उतना ही हाइट नीचे होगा। इसी को कहते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक। यानी सेंटर बीच में, बीच को बिल्कुल बीचों बीच होगा, इसी को हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, एक आएगा आपका सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसका जो शेप होता है कुछ ऊपर छोटा और नीचे बड़ा होता है, इसी को कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। ऊपर छोटा, बीच में ये सेंटर है, इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। और एक होगा ऊपर बिल्कुल छोटा और नीचे बिल्कुल बड़ा, इसको कहा जाएगा, बोलिए, इसको कहा जाएगा एक्रोसेंट्रिक। क्या कहा जाएगा? एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है,
एक्रोसेंट्रिक, यानी हमारा जो ये कह लीजिए ए छोटा है और बी काफी बड़ा है, ये हल्का छोटा है ए और बी इससे बड़ा है, ठीक है ना। और एक आएगा हमारे पास, बोलिए टेलोसेंट्रिक, क्या आएगा टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक जिसमें ऊपर वाला का पता नहीं चलेगा, ए बिल्कुल लापता होगा, ए होगा ही नहीं, बी पूरे लंबा होगा, इसी को कहा जाता है टेलोसेंट्रिक। यानी क्रोमोजोमल यानी स्ट्रक्चर के आधार पे चार तरह से डिफाइन किया जाता है। एक को कहा जाता है मेटासेंट्रिक, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं ऊपर और नीचे, दोनों बराबर साइड में होगा। और एक ऐसा होगा सब एटॉमिक जो ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बहुत बड़ा। और एक क्या होगा कि उससे हल्का छोटा होगा, यानी जिसको आप एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और नीचे वाला बहुत लंबा होगा। और एक में ऊपर वाला का पता ही नहीं होगा, उसी को हम लोग टेलोसेंट्रिक कहेंगे। तो साथ ही यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डीएनए राइबोसोम है, प्रोटीन बनाएगा, इसके ये न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है डबल मेम्ब्रेनस, इसके पास अपना डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। क्रोमेटिन क्या होता है मैंने बता दिया कि सेल डिवीजन से पहले जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और जब यही कोशिका विभाजन हो जाएगा तो यही क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम के मैंने स्ट्रक्चर सारा चीज यहाँ बता दिया क्लियर खोल खोल करके। इसमें अब एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कोशिका का दूसरा नाम कैरियोन भी है, और कोशिका का ब्रेन सॉरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियोन, और कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है न्यूक्लियस को कहा जाता है साथी। तो यहां तक रखना है माइंड, यहीं पे आपका जो है सेंट्रियोल्स है सॉरी न्यूक्लियोलस है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कभी कभी पूछ देगा इसका क्या, बोलिए कभी कभी इसका पूछ देगा कि इसकी साइज क्या होती है, तो 10 से 50 नैनोमीटर होता है इसका स्पेरिकल से, ठीक है। साइज कभी कभी पूछ देता है तो 10 से 50 नैनोमीटर साइज में, ठीक है। न्यूक्लियस का सभी कोशिका में पाया जाता है नहीं, जैसे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है, कैमल, लामा, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और न्यूक्लियस पाया जाता है कि प्रत्येक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन किसी किसी में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या सभी कोशिका में उपस्थित होता है, तो नहीं, किसी किसी में एब्सेंट भी होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक वाले हो गए। या मैच्योर मैमेलियन आरबीसी की बात करेंगे, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी मतलब मैमल्स है, और मैमल्स में तो ऊंट में आपका आरबीसी में नहीं पाया जाएगा न्यूक्लियस। और दूसरी बात क्या कहें, सॉरी उसमें पाया जाएगा, हम लोग की आरबीसी में नहीं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और लामा जो है उसके में न्यूक्लियस पाया जाता था आरबीसी में, और हम लोगों में आरबीसी नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी तो पाए जाते हैं, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, ठीक है। भावनाओं में कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो जाता है, तो इसमें अगर कुछ त्रुटि आगे गया होगा तो उसको सुधार करेंगे आप, ठीक है। लेकिन हाँ, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन था ऊंट और लामा जिसमें न्यूक्लियस पाया गया था। तो यहां तक साथी आपका एक ओवरव्यू क्लियर हो जाता है। कभी कभी इसका शेप पूछ देता है कि मेटा सेंट्रिक का शेप कैसा होता है, तो ये भी या के शेप का लिख लीजिए, के आकार का। ये सब एटॉमिक जो है सेंट्रिक है, ये कैसा होता है, तो ये सेंटर याद रखिएगा, ये एल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, एल शेप। ये जो होता है जे शेप का हो गया आपका, जे शेप। और ये आपका जो हो गया आई शेप का हो गया, टेलोफेज किसका आई शेप का हो गया, आई शेप। ये थोड़ा सा आकार में रख लीजिए, बाकी मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन अब इससे छूटने वाला है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आया, बोलिए। यूकैरियोटिक के डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बोलिए। यहां लिखा हूं मैं, क्योंकि इसके क्रोमेटिन में क्या डाला गया था, हिस्टोन। इसका मतलब है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इसके पास जो होता है डीएनए, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन। इसके जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक वाला जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या है, बेसिक है। हिस्टोन क्या है, बेसिक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, तो आप करिए रिवीजन, और यहां से कोशिका का कहानी समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब क्रोमोजोम में आ गए तो अब हम लोग आगे क्लास करने वाले हैं कोशिका विभाजन का, तो इसका पूरा एंजॉय करिए। अब आगे जो क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का, तो पूरे मस्ती में पढ़िए। आपके पास कंप्लीट बायोलॉजी जा रहा है, किसका जा रहा है, बायोलॉजी पूरे वर्गीकरण हो गया, कोशिका हो गया। अब इसके बाद कोशिका विभाजन होगी। अब कोशिका विभाजन के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया, पोषण हो गया, और एनिमल में फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सारे चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछती है
है ना, वहाँ पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे जहाँ हार्मोन का रोल्स आएगा। तो ठीक है साथी, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथी।